आज का ये वीडियो हमारे Q&A सेक्शन आर्थराइटिस का एक हिस्सा है और कुछ मरीजों ने अपने सवाल पूछे हैं जो इस प्रकार हैं जिनका हम जवाब देंगे। सर, मेरा एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी टेस्ट का रिजल्ट 566 है, क्या करना है मुझे? आरए फैक्टर 23 है। दूसरा सवाल है, सर, व्हेन देयर इज नो क्योर फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन एलोपैथी, then why to take steroid and biologics when even doctors declare there are severe side effects of those medication? तीसरा सवाल किया है, बहुत वीडियो देखे, बहुत रील देखे, सब कहते हैं यह मत खाओ, वह मत खाओ, कोई यह नहीं बताता कि हम क्या खाएं, प्लीज हेल्प सर। इसके बाद में अगला सवाल पूछा है, मुझे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिजीज है, लास्ट 15 ईयर्स से, हालत काफी खराब है, प्लीज हेल्प करें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और जैसा आप जानते हैं कि अक्सर हम आर्थराइटिस को लेकर या डायबिटीज को लेकर कई वीडियोस डालते हैं और जिसके पीछे हमारा विजन है कि हम हमारे देश के लोगों को हेल्दी लाइफ दे सकें और साथ में हमारा ये मिशन है कि डाइटरी प्रोटोकॉल के साथ में अगर उनकी बीमारी के अंदर काफी कुछ मदद की जा सके, उसका रेमिशन किया जा सके या उसका नियर क्योर किया जा सके, तो वो हमारी चेष्टा रहती है। और इसके लिए हम कई बार आपको डाइटरी प्रोटोकॉल या कुछ दवाइयों के माध्यम से मदद करने की कोशिश करते हैं और उसके वीडियोस भी डालते हैं। तो आप अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसे आने वाले वीडियोस के अंदर हम हिस्सा बनाएंगे। अब पहला सवाल किया है, सर मेरा एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी का रिजल्ट 566 है, क्या करना है मुझे? और आरए फैक्टर 23 है। देखिए, इस ब्लड टेस्ट के हिसाब से आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और ऐसी स्थिति में आपके हाथ और पैरों के जोड़ों के अंदर दर्द होता होगा, सूजन भी आएगी। इसके साथ में बाकी जो रूमेटॉइड के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो भी देखने में आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको 5 प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। पहला आपका फर्स्ट डिफेंस है डाइट। अक्सर एलोपैथ के अंदर डॉक्टर्स डाइट के बारे में मरीज को नहीं बताते, बोलते हैं कुछ भी खाइए चलेगा। दरअसल इसमें डॉक्टर्स को कोई तकलीफ नहीं है, पर मरीज को परेशानी होती है। आपने खुद महसूस किया होगा, कुछ स्पेसिफिक भोजन लेने से आपका दर्द, सूजन और जकड़न बढ़ता है। जैसे दही का सेवन करें, रेड मीट लें तो आपका तकलीफ बढ़ता है। तो ऐसा कह देना कि डाइट का कोई कोरिलेशन नहीं है, ये पूरी तरह गलत है। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के केस में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में डाइट का सीधा लिंक है, ये बात ध्यान रखिए। और जब हम अपने मरीजों को इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिशन डाइट और उसके बाद में उनकी माय ओन डाइट प्रोटोकॉल के अंदर डालते हैं जो 6 महीने का है, तो मरीजों को शुरू के ही महीने भर में एक्सेलेंट रिजल्ट्स आने लगते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं वो किसी एंटीजन के रेसिप्रोकेशन में बन रहे हैं। ये एंटीजन आ कहां से रहे हैं? आपके भोजन से या आपके सांस से। तो यदि जो सबसे अधिक संपर्क में आने वाली चीज है आपका भोजन, उसमें इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिशन डाइट को फॉलो करते हैं, तो वो एंटीजन आपके शरीर में कम से कम आएंगे और आपके एंटीबॉडी काउंट के अंदर रिड्यूस करने में काफी मदद मिलेगी, जिससे आपका सूजन घटेगा, स्टिफनेस घटेगा, दर्द घटेगा, तो दवाइयां भी घटेंगी। तो डाइटरी प्रोटोकॉल आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी भी प्रकार की ऑटो इम्यून एंटी इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के अंदर फर्स्ट डिफेंस है। तो डाइट फॉलो करें, दूसरे नंबर पर एक्सरसाइजेस करें, तीसरे नंबर पर हर्बल सप्लीमेंट लेना ना भूलें जो आपके जॉइंट की हेल्थ के लिए जरूरी है। इसे भी अक्सर डॉक्टर्स मिस करते हैं और फिर जब जोड़ खराब हो जाता है तो बोलते हैं अब सर्जरी करा लो। तो अगर पहले से ही डे 1 से
आपके जोड़ों की हेल्थ की केयर आप सप्लीमेंट के माध्यम से लेंगे तो आपको जोड़ों की सर्जरी से बचाया जा सकता है। फिर इसके बाद में भी अगर आपको कंट्रोल बीमारी में नहीं आ रहा है तो कुछ एलोपैथिक दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं। फिर इसके बाद में 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट, जिससे मालूम पड़ सके कि आपके शरीर में बीमारी का क्या स्टेटस है और कोई दवाई के साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ये 5 प्रोटोकॉल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और यदि आपको, जैसा आपने रिपोर्ट में भी बताया, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरी टीम की मेरी मदद भी ले सकते हैं। अब जो अगला सवाल पूछा है, सर व्हेन देयर इज नो क्योर इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन एलोपैथी देन व्हाई टू टेक स्टीरॉयड एंड बायोलॉजिक्स वेयर इवन डॉक्टर्स डिक्लेयर हैव सीवियर साइड इफेक्ट्स। ये बात एकदम सही है कि कई दवाइयों के सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे एलोपैथ में आप डीमार्ट्स लेते हैं, उनके आपके आईज पर, आपके बोन्स पर, आपके किडनी और लिवर पर साइड इफेक्ट्स हैं, परंतु ये आपकी बीमारी को भी रोक के रखते हैं, जगह पर बढ़ने से बचाते हैं, तो आपको राहत रहती है। अब यदि इनके साइड इफेक्ट्स हैं तो डॉक्टर अक्सर 3 से 6 महीने में आपके ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो यदि कोई साइड इफेक्ट आ रहा होगा तो डॉक्टर अपने आप दवाइयों को रोकेंगे, दवाई बदली करेंगे, तो दवाइयों से डरना क्यों। दूसरी बात, दर्द की गोलियां लिखते हैं, उसके भी साइड इफेक्ट हैं। तो अगर आपकी डीमार्ट्स का असर आपके शरीर पे महीने भर में आने लगता है तो आपको लंबे समय दर्द की गोलियों से बचाया जा सकता है लेने से। फिर स्टीरॉयड और बायोलॉजिक्स के भी साइड इफेक्ट हैं। तो स्टीरॉयड और बायोलॉजिक्स आपको लाइफ टाइम लेने के लिए नहीं कहा जाता। देखिए होता क्या है, मैं इसका आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन बताता हूं। मरीज को जब किसी प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होती है तो मरीज जब डॉक्टरों के पास जाते हैं और एलोपैथिक दवाइयां अक्सर जब डॉक्टर लिखते हैं तो मरीज साइड इफेक्ट्स के डर से उनको बंद कर देता है और फिर कई बार ऑल्टरनेट मेडिसिन के अंदर जाता है। फिर देखने में ये आता है कि कुछ सालों के अंदर उसके जोड़ों में सूजन इतनी बढ़ जाती है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि जोड़ खराब होने लगते हैं। फिर वो लौट करके एलोपैथी की तरफ आता है, तब तक काफी कई बार देर हो चुकी होती है। हर केस में तो नहीं, पर कई केसों में आपके हाथ पैरों के अंदर टेढ़ापन आ जाता है, जोड़ों की कार्टिलेज पूरी तरह खत्म हो जाती है और मरीज बड़े दावे के साथ कहता है ये बात, सर मैं एलोपैथिक दवाई नहीं लेता पर उंगलियां टेढ़ी हो गई है। अरे भाई एलोपैथिक दवाइयां ले लेते, उंगली टेढ़ी होने से तो बचते। तो ऐसा मत करिए कि मेरे को एलोपैथिक नहीं लेनी है, इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। भाई साइड इफेक्ट के लिए ब्लड टेस्ट है और डॉक्टर जो है पढ़ा लिखा समझदार इंसान है, वो आपके ब्लड टेस्ट पहले ही कराता है। तो ऐसा डर के मारे आप दवाइयों से दूरी बना लें और अपने हाथ पैरों में जोड़ों में टेढ़ापन ले आए, चल फिर ना पाए, तो ये तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। मेरे पास में एक मरीज का फोन आया, वो मेरे को क्या बोलता है, मेरे को एलोपैथिक दवाइयां नहीं खानी, मेरे को फलानी दवाइयां नहीं खानी, क्या मेरा कुछ हो सकता है। जब वीडियो कॉल हुआ तो देख रहा हूं सारी उंगलियां टेढ़ी हो चुकी हैं, घुटने जो है वो पूरी तरह खराब हो चुके हैं, फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी है, मरीज बिस्तर पर है। मैंने कहा भाई इससे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होगा, ये होने से तो बेहतर था आप दवाइयां ले लेते। पर मरीज को ये बात समय पर समझ में नहीं आती और वो इस प्रकार की तकलीफ में फंसता है। कल ही मैं एक कंसल्टेशन कर रहा था, 25 साल की महिला, वजन 38 किलो, मात्र 38 किलो, होना चाहिए 52-53 किलो उसका, मात्र 38 किलो वजन, पैर फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी में, उंगलियों में डिफॉर्मिटी। दवाई कौन सी ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, कभी जरूरत पड़ती है तो एक दर्द की गोली ले लेती है, दैट्स इट। तो इस स्थिति से तो बचा जा सकता है, तो डरे नहीं, डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करें और फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन क्वेरी हैं, सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मेरी टीम हेल्प करेगी। और जैसा मैंने बताया थोड़े समय पहले कि इसमें 5 प्रोटोकॉल्स का फॉलो होना बहुत जरूरी है, वो करें। तीसरा सवाल किया है, बहुत वीडियो देखे, बहुत रीलें देखी, सब कहते हैं यह मत खाओ वह मत खाओ, कोई यह नहीं बताता कि हम क्या खाएं। मुझे और मेरे बेटे को ऑटो इम्यून डिजीज है, कोई कहता है ग्लूटेन और दूध बंद कर दो, कृपया यह बताइए कि हम क्या दवाई लें और क्या खाएं।
बच्चा क्या खाए जिससे हम ठीक हो सकें। हम एडल्ट हैं तो फास्टिंग भी कर सकते हैं, 10 साल का बच्चा है या उससे कम है तो उससे कैसे परहेज करवाएं, प्लीज हेल्प सर। देखिए ये बहुत ही तकलीफ वाली स्थिति है पिता और बेटे के साथ में, या फिर माँ और बेटी के साथ में इस प्रकार की एक साथ में समस्या आना, क्योंकि जेनेटिक इन्फ्लुएंस देखा जाता है किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में, चाहे वो रोमेटॉइड हो या एंकाइलोजिंग हो या फिर कोई दूसरी ऑटो इम्यून बीमारी हो। ऐसी स्थिति के अंदर अब जहाँ बच्चा है तो स्थिति काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि डीमार्ट्स का भी सेवन उसके अंदर काफ़ी रिस्की होता है, एज कम है। शुरुआत मिथोट्रैक्सेट से की जाती है ऐसे केसेस में, साथ में स्टीरॉयड दिए जाते हैं। ये बात सही है, किसी छोटे से बच्चे को ये समझा पाना बहुत मुश्किल है कि आप ये खाइए वो मत खाइए, आखिर बच्चा तो बच्चा ही है। बड़े लोग फास्टिंग और डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, ये बात सही है। अब जो अगला सवाल आपने पूछा कि क्या खाएं क्या ना खाएं, कोई ये बताता है खा लो, कोई वो बताता है वो खा लो। एक इसका नॉर्मल प्रोटोकॉल है, और लोग, मैंने इवन ये देखा है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी उस प्रोटोकॉल के अंदर मरीज को कंफ्यूज करते हैं। वो कहते हैं कि पहले आप डाइट में ये सारी चीजें एलिमिनेट कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा, मरीज को लाभ भी हो जाता है। फिर धीरे धीरे वही सारी चीजें रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जहां से मरीज निकला होता है उधर के उधर ही स्क्वायर जीरो पर पहुंच जाता है। ऐसी गलती ना करें। देखिए हम यूजुअली पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको 6 महीने का डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, जिसके अक्सर हम प्रोग्राम्स भी रन करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव प्रोटोकॉल है। तो 3 महीने में पहले मरीज चलता है एलिमिनेशन डाइट पर, जिसमें मरीज को यह बताया जाता है कि ये सारे फूड आपको एलिमिनेट करने हैं एक्सेप्ट दोज फ्यू। तो मान लीजिए खाने की 100 चीजें हैं, 10 आइटम एक पेशेंट को तकलीफ दे रहे हैं, 10 दूसरे को, 10 तीसरे को, 10 चौथे को। तो जितने भी आइटम ऑटो इम्यून डिजीज में मरीज को तकलीफ देते हैं, इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं, उनकी पूरी मैंने करीब 15 साल के रिसर्च के अंदर लिस्ट बनाई, उन सारे आइटम्स को एलिमिनेशन डाइट में रखा। तो एक बार ऐसी सारी चीजों को एलिमिनेट करने पर मैं ये देखता हूं कि करीब 90% के आसपास मरीजों में 1 महीने के अंदर रिलीफ आने लगता है, और 70 to 80% रिलीफ आ जाता है। जब इसको 3 महीने तक किया जाता है तो इसमें रिलीफ और इंप्रूव होता है, दवाइयों के डोजेस घटते हैं। फिर 3 महीने बाद मरीज को एक दूसरी लिस्ट देने के लिए कहा जाता है। जैसे जो फर्स्ट लिस्ट हम डाइट की देते हैं, एलिमिनेशन डाइट की, ये सारे मरीजों की एक सी होती है। फिर 3 महीने के बाद में जब मरीज के साइन एंड सिम्टम कम हो जाते हैं, तब फिर उससे दूसरी लिस्ट ली जाती है, जिसे हम येलो लिस्ट कहते हैं। ये उन चीजों की लिस्ट है जिससे मरीज को नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक मरीज को वो डाइट सूटेबल नहीं हो सकती, दूसरे को सूटेबल हो सकती है। तो जब उसको री इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है, 7 दिन 15 दिन लेने से अगर दर्द बढ़ रहा है तो वो पर्टिकुलर फूड आइटम रेड लिस्ट में चला जाता है, लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाता है। और अगर वो फूड लेने से दर्द नहीं बढ़ता तो वो ग्रीन लिस्ट का हिस्सा बन जाता है, और मरीज का 6 महीना पूरे होते होते माय ओन डाइट तैयार हो जाती है। तो ये डाइट मरीज की लाइफ टाइम चलती है, जिसमें उसको ऑटो इम्यून इश्यूज का खतरा कम से कम होता है, ना के बराबर होता है, जिससे उसकी दवाइयां घटती हैं। इसके साथ में उसको अपने बाकी के प्रोटोकॉल जैसे एक्सरसाइज, योगाभ्यास, वो प्रोग्राम्स में कराया जाता है। वजन ज्यादा है वो घटवाया जाता है, फास्टिंग भी कराया जाता है अगर आवश्यकता है तो। इसके साथ में फिर अगर हर्बल सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है वो दिए जाते हैं, जिससे सूजन दर्द कम हो। अगर एलोपैथिक दवाई की जरूरत पड़े तो उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, वो देना पड़ती है। फिर ये देखा जाता है 3 से 6 महीने होने तक मरीजों की अक्सर एलोपैथिक दवाइयां बंद हो जाती हैं या नियर क्लोजर पर आ जाती हैं। हर्बल सप्लीमेंट्स जरूरत से ज्यादा कम हो जाते हैं, साइन एंड सिम्टम पूरे गायब हो जाते हैं, पेशेंट नियर नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, जिसे हम रेमिजन या नियर क्योर कहते हैं। इस स्थिति के अंदर पेशेंट आ जाता है। पर यह बात सही है कि
ऑटो इम्यून डिजीजेस का फुल क्योर पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखें। आप नियर क्योर सिचुएशन में इन 5 प्रोटोकॉल से पहुंच सकते हैं, तो इसको पूरी तरह फॉलो करें। हम इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन प्रोग्राम या प्रोटोकॉल रन करते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। उसमें पर्सनल कंसल्टेशन के साथ में आपको डाइटिशियन का पूरे 6 महीने के लिए सपोर्ट मिलता है और आप इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में नियर क्योर को अचीव कर पाते हैं। अगला सवाल पूछा है, मुझे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिसीज 15 साल से है, हालत काफी खराब है, प्लीज हेल्प करें। अब ये सवाल पढ़ते पे मेरे को थोड़ा सा रोष भी है मन में, गुस्सा भी है और थोड़ा दया का भाव भी है, मदद का भाव भी है। क्यों है, जब मरीज को ये बीमारी डायग्नोज होती है ना, तो मरीज फुल टू मस्ती में रहता है, उसको डॉक्टर का सुनना ही नहीं है। उसको क्या लगता है, डॉक्टर अपने धंधे करने में लगे, इन्होंने अपने कारोबार खोल रखे हैं और हमको बुद्धू बनाया जा रहा है। मतलब कैसी स्थिति, अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक व्हेल मछली पानी में तैर रही है और वो छोटी सी बोट को डुबाने की कोशिश कर रही है, और जब वही व्हेल मछली जाल में फंस जाती है, छटपटा रही है, नहीं छूट पा रही, तो वही मछली फिर उस बोट की तरफ दया की निगाह से देखती है कि भाई मेरी मदद करो, इस आफत से बचाओ। तो ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो जाती है जो बहुत ही क्रिटिकल है। तो इस सिचुएशन से मैं रोज 2-4 होता हूं। मरीज को जब इनिशियल, क्योंकि कई मरीज जो हैं रिसेंटली डायग्नोज हुए, तो जब उनसे बात करता हूं वो इतने लीनियंट होते हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि मैं उनको डरा रहा हूं। पर जो मरीज इस स्थिति में होते हैं, अब उनको आप डरा के क्या हासिल कर लोगे? वो बेचारे वैसे ही इतने डरे हुए, तो उनको हिम्मत देनी पड़ती है कि भाई यू कैन डू कम बैक। तो जो भी मरीज किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस से ग्रसित हो, ध्यान रहे आपको लाइफ टाइम प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। आपको 5 प्रोटोकॉल जो मैंने वीडियो के शुरू में बताए वो आपको फॉलो करने हैं। इनमें आप जरा भी इग्नोरेंस ना करें, नहीं तो इन सज्जन के जैसा आपके शरीर पर भारी पड़ेगा। 20-21 साल की उम्र से 70 साल के उम्र के लोग मैंने रोज देखता हूं जिनके जॉइंट रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं, हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो चुकी हैं, उनकी सर्जरी भी नहीं हो सकती। कितनी सर्जरी करोगे आप बताओ, और कॉस्मेटिक सर्जरी कर दोगे हाथों की, परंतु उसके बाद में भी जोड़ का मूवमेंट आएगा क्या? नहीं आ सकता। पर मरीज समझते नहीं है, एक बार जोड़ जाने के बाद में उनको ये बात समझ में आता है, तो इसका फायदा क्या? हम इन मरीजों की कोई प्रदर्शनी तो नहीं कर सकते कि वो प्रदर्शनी दिखा के आपको हम पहले से ही आगाह कर सके, पर हम अपने कुछ वर्ड्स के माध्यम से, क्योंकि वो एकदम अनएथिकल है किसी के जोड़ों की और किसी की तकलीफ की आपके सामने इस तरह की नुमाइश करना, हम फिर भी कोशिश करते हैं आपको बता करके हम समझा सके कि आप ऐसी गलतियां ना करें। परंतु बचना न बचना, समझना न समझना, ये आपके हाथ में है। हम गाइड कर सकते हैं जितनी डिसेंट लैंग्वेज में हो सके समझा के। कभी कभी रौश में आकर के कुछ डॉक्टरों के मुंह से कुछ निकलता भी है, मैं माफी चाहता हूं। पर ये तकलीफ जब हम देखते हैं, खास तौर से जब मैं इस तरह का पेशेंट देखता हूं, कल ही मैंने एक पेशेंट देखा, 24 साल की महिला, मैंने शायद इसी वीडियो में या पिछले वीडियो में जिक्र किया था उसका। 24 साल की महिला या 25 साल की महिला, 38 किलो वजन, जिसका 50 किलो होना चाहिए, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑलरेडी नी में आ चुकी, उंगलियां सारी डिफॉर्म हो चुकी हैं। अब ऐसी स्थिति में आप क्या बोलोगे? और महिला इतने पुअर सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से है, मैं क्या बोलूं, दोनों घुटने बदली करा लो, दोनों हिप बदली करा लो, और फिर उंगलियों का क्या करो? तो ऐसी स्थिति से आने से बचें। 5 प्रोटोकॉल, डाइट, एक्सरसाइज, हर्बल सप्लीमेंट, एलोपैथिक मेडिसिन, साथ में ब्लड टेस्ट, ये 5 प्रोटोकॉल, 5 का पंच याद रखें, इसको फॉलो करें। आप अपनी आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर आप रेमिजन और नियर क्योर को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।